दोस्तों नमस्कार, मैं रोबिन सिंह। आज हमारी ये दूसरी कहानी होगी और ये कहानी एक चोर के बारे में है। ये चोर बहुत ही मशहूर था और ये चोर हरियाणा का ही है। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज बात यूँ है कि एक बनिया था और बुढ़ापे में जब वो बीमार होता है बनिया, तो वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि भाई तुम आगे ज़िंदगी कैसे जियोगे मेरे जाने के बाद। तो बड़ा बेटा कहता है कि पिताजी मैं तो अपनी एक दुकान है उसी से काम चला लूँगा। उससे दूसरे नंबर का बेटा बोलता है कि पिताजी मैं तो अपना एक कुछ छोटा मोटा व्यापार करूँगा और अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। तीसरे नंबर का बेटा जिसका नाम था जानी राम, वो कहता है कि पिताजी मैं तो चोरी करूँगा और चोरी करके ही अपना जीवन गुजारूँगा। पिताजी यह सुनकर थोड़े चिंतित होते हैं और उससे कहते हैं बेटा ये तो तूने खतरनाक बात बोल दी। ये ऐसे कैसे काम चलाएगा तू चोरी करके, किसी दिन पकड़ा जाएगा तेरी कुटाई कर देंगे। तो बेटा वो मानता नहीं है। तो बेटा कहता है कि पिताजी करूँगा तो चोरी ही। पिताजी कहते हैं बेटा चोरी करेगा तो फंसेगा एक ना एक दिन, और मान लिया अगर तू नहीं फंसेगा तो तेरे अंदर एक बहुत चालाक दिमाग होना चाहिए, तभी तू बच पाएगा किसी चोरी को करने के बाद। जानी राम कहता है कि पिताजी इतना दिमाग है मेरे अंदर और मैं एक अच्छी खासी चोरी को अंजाम दे सकता हूँ बिना किसी के पकड़ में आए। पिताजी थोड़े ही वो होते हैं और पूछते हैं कि बेटा तुझे एक परीक्षा देनी चाहिए, मैं तुझे कुछ चीज़ चोरी करवा के देखता हूँ। अगर तू वो कर देता है तो मैं मान सकता हूँ कि मेरा बेटा जानी राम एक अच्छी खासी चोरी कर सकता है। तो जानी राम कहता है जी पिताजी बिल्कुल। पिताजी कहते हैं अभी अभी हाल ही में दिल्ली के बादशाह ने काबुल से एक घोड़ा मंगवाया है और तेरा काम अब ये है कि तुझे वो घोड़ा चोर के लाना है उसके दरबार से। जानीराम कहता है जी पिताजी बिल्कुल, आपका काम आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। जानीराम वहाँ से चल पड़ता है दिल्ली की ओर और वहाँ जाके देखता है कि दिल्ली के चारों ओर बहुत ही सख्त पहरा था। मतलब एक प्रकार की टाइट सिक्योरिटी थी पूरे दिल्ली बॉर्डर के अराउंड। और वो थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं घबराता वो। फिर वो देखता है कि एक नाई आता दिखता है उसको, जो कि शहर के अंदर एंट्री करने वाला था। तो वो उस नाई को रोकता है और पूछता है कि भाई तुम शहर में अंदर क्या करने जाते हो। तो नाई कहता है कि जी मैं हजामत करने जाता हूँ शहर के अंदर और पिछले कई सालों से मेरा यहाँ आना जाना रहता है। तो जानीराम कहता है कि मुझे भी शहर के अंदर जाना है। तो नाई पूछता है कि भाई बताओ तुम्हारा क्या काम है शहर के अंदर। ऐसे वैसे तो कोई जा ही नहीं सकता, किसी का कुछ काम हो वही जा सकता है। मतलब किसी को कुछ काम करना होता हो, कुछ किसी का कुछ व्यापार चलता हो या फिर कोई और ड्यूटी हो वही जा सकता है। ऐसे खाम खा के लोग अंदर नहीं जा सकते। किसी भी तो पहरा लगा हुआ है उससे अंदाज़ा लगा सकते हो जानीराम। तो जानीराम कहता है ठीक है कोई ना, मैं वापस चला जाऊँगा, जाते जाते मेरी हजामत कर दो। नाई कहता है ठीक है आ जाओ दुकान पे। तो उसकी शहर से बाहर भी एक दुकान थी और शहर में वो जो शहरवासी रहते थे, पैसे वाले लोग थे, जो उनकी हजामत करने जाता था पैदल पैदल, और दुकान उसकी शहर से बाहर थी। तो जानीराम को दुकान में बुलाया जाता है, उसकी हजामत की जाती है, पर हजामत अधूरी रह जाती है और वो देखता है कि पानी नहीं था दुकान में। तो जानीराम कहता है कि नाई जी अभी अभी मैंने कुछ देर पहले मेरे रास्ते में पीछे तालाब देखा था। तो नाई कहता है कि हाँ यहाँ पास में ही तालाब है, मैं अभी जाता हूँ वो कटोरी में पानी लेके आता हूँ, आप इसकी फिक्र ना करें। जानीराम आप तब तक यहीं पे दुकान में चुपचाप बैठे रहना, मतलब कुछ छेड़छाड़ मत करना, और मैं यूँ गया और यूँ है।
तो नाई निकल जाता है पानी लेने के लिए और जानी राम का दिमाग चलता है, वो सोचता है कि अच्छा मौका है और निकल लेना चाहिए। शहर में एंट्री मार देते हैं। तो जानी राम शहर में एंटर कर जाता है और शहर में एंट्री करते ही उसकी पहली मुलाकात होती है बूढ़ी औरत से। तो दोस्तों वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं, एक भटियारी थी। और धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर ही वो जानीराम उस औरत को काबू में कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम ऐसे ही मेरे लिए काम करती रही होशियारी से तो मैं रोज तुम्हें एक असरफी दूंगा। तो बूढ़ी औरत वो भटियारी मान जाती है कि जी ठीक है। तो वो एक दिन उस भटियारी को एक लेटर लिख के देता है और उसको कहता है कि तुम दरबार जाओ और राजा को या जो बादशाह था उसको ये खबर कर दो कि तुम्हारे लिए एक लेटर है और इसको तुरंत पढ़ लीजिएगा। तो भटियारी बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ। तो भटियारी निकल पड़ती है और वो सीधी जाती है दरबार और बादशाह को वो लेटर दे देती है। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि सावधान बादशाह, तुम्हारे शहर के अंदर जानी चोर आ चुका है और तुम्हारा जो काबुल से आया हुआ घोड़ा है उसे चोरी करके ले जाएगा और इसके लिए घोड़े की सुरक्षा बढ़ा दीजिएगा कृपया करके, और तभी ये घोड़ा बच पाएगा, नहीं तो इसे जानी चोर चुरा के ले जाएगा। बादशाह पहले तो उस को फारिग करता है, उस बूढ़ी औरत को वापस भेजता है और एक 500 रुपये का इनाम रखता है कि जो भी मेरे घोड़े का ख्याल रखेगा, मेरे घोड़े की देखभाल रखेगा, जो मतलब उसका पहरा देगा रात को भी और दिन में भी उस पर नज़र रखेगा आने वाले एक हफ्ते के लिए, तो वो उसे 500 रुपये देगा। तो खबर गांव में फैल जाती है और एक गांव का एक सुनार होता है दोस्तों, उस सुनार को ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा अगर कोई बादशाह के घोड़े की निगरानी रखेगा। तो सुनार राजी हो जाता है और सुनार सीधा दरबार पहुंचता है और बादशाह से कहता है कि जी हुजूर मैं आपके घोड़े की देखभाल करूंगा और इसे अपनी निगरानी में रखूंगा ताकि ये चोरी ना हो पाए। तो बादशाह कहता है ठीक है रात को आ जाना और इसकी निगरानी करनी है तुमको। तो इधर जानी राम उस बुढ़िया से जो भटियारी थी उससे पूछता है कि सुनार के घर में और कौन कौन था और कौन कौन है। तो भटियारी कहती है एक बूढ़ी माँ है, एक सुनार की पत्नी है, एक बच्चे हैं, एक उसका बेटा है और उस बेटे की बहू है। मतलब कुल मिला के एक पूरा परिवार है सुनार का गांव में। ये बताने के बाद उस भटियारी को एक बात याद आती है कि सुनार का एक बेटा भी है जो कई साल से बाहर रह रहा है, पिछले 10-12 साल से, और वो व्यापार के चलते घर नहीं आ पाया है। तो यही बात जानीराम को क्लिक कर जाती है और वो कहता है ठीक है हमारा काम बस इतना ही था, कल आके फिर से बात करूँगा भटियारी से और आगे की बातें पूछता हूँ उससे। उसके दिमाग में चलती है बातें, तो अब काम हो जाएगा, उसका दिमाग उसको ये सलाह देता है। तो दोस्तों जानीराम एक प्लान बनाता है और उस प्लान के मुताबिक वो यह सोचता है कि मैं एक काम करूँगा, एक पोटली लूँगा और उसमें मतलब नकली सिक्के उस पोटली में बांध कर मैं दिन छपे सुनार के घर में जाऊँगा उसका बेटा बनकर। तो वो दिन छपने की बाट देखता है। जैसे ही दिन छपता है तो वो जानीराम सुनार के घर जाता है और घर में जाकर उसकी जो सुनार के बेटे की माँ थी वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो कई सालों बाद देखती है कि उसका बेटा आया है। वो बेचारी बुढ़ी भी हो चुकी थी तो उसे कम दिखता था, इसलिए वो पहचान नहीं पाई दिन छपने के बाद। और वो ये मान लेती है कि जो जानीराम
नाम का शख्स जो उसके घर पे आया था उस दिन, वही उसका बेटा है। और सुनार जैसे ही आपको पता ही है कि वो तो बादशाह के दरबार में पहुंच गया था, क्योंकि रात को उसको उसके काबुल के घोड़े की निगरानी रखनी थी। तो वो बूढ़ी अम्मा जानी राम को अंदर बुलाती है, अच्छा खाना खिलाती है उसको। तो खाना खाने के बाद जानी राम उस बूढ़ी अम्मा के बेटे की बहू के साथ एक कमरे में जाता है सोने के लिए। वो काफ़ी देर बातचीत करते हैं। उस बहू को भी जानी राम पहचान में इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले घूंघट की प्रथा वगैरह होती थी, तो इसलिए वो उसकी आंखों को भी चकमा दे गया और उसकी पहचान में भी नहीं आ पाया। कुछ जानी राम ने अपनी वेशभूषा भी बदली थी थोड़ी थोड़ी, और काफी सोच समझ के वो वहां पे आया था उस दिन सुनार के घर पे। तो काफी देर बतलाने के बाद वो बेटे की बहू कहती है उसको, जो जानी राम था, कि आप अपनी अम्मा के लिए तो काफी कुछ लेके आए हो, मेरे लिए भी कुछ लेके आए हो। तो जानी राम कहता है कि हाँ जरूर लेके आया हूँ। अब की बार काफी कुछ मुद्राएं हैं, काफी सिक्के हैं इस पोटली में, और वो पोटली खरखराता है और बोलता है ये सारी तुम्हारी है। पर देखो तो सही, तुम्हारे जो तुम मेरे को पहले कहती थी कि जेवर है मेरे पास, महंगे महंगे कंगन है, वो आज देखने का वक्त आ गया। मैं इतने साल कमाया, इतने साल बाहर रहा, तो आज तुम उनको लेके आओ और मुझे दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं कि इतने कितने कीमती थे वो। तो बहू बेचारी चल जाती है और अपने गहने और जो कंगन वगैरह थे सोने के वो लेके आती है, उसको दिखाती है। वो जानी राम उसे बदले में वो पोटली दे देता है कि जाओ इसे संभाल के रख दो, तब तक मैं ये अच्छे से देखता हूँ। ये हार सोने का, ये कंगन सोने के। वो बहू पोटली रखने के लिए चल जाती है जो जानी राम लाया था, और जानी राम यहाँ कमरे में अकेला था और वो देखता है कि अब ये अच्छा मौका है, रात हो चुकी है, कोई है नहीं यहाँ पे। और उस बहू के गहने, जेवर और सोने के कंगन, काफ़ी कुछ सामान था, उसे एक मतलब एक कपड़े में बांधता है और पॉकेट में डालता है, और एक कच्ची दीवार होती है वहाँ पे, उसे कूद के बाहर, और चोरी सक्सेसफुल हो जाती है। अगले दिन सुनार जब वापस अपने घर पे आता है, जो कि घोड़े की निगरानी करने के लिए गया हुआ था, जिसे 500 रुपये बादशाह ने दिए भी, और वो घर पहुंचता है और वो देखता है कि बहू रो रही थी। बूढ़ी औरत जो उसकी पत्नी थी वो भी परेशान थी घर में। और जैसे ही जाता उसे पता लगता है घर पे कि ऐसे ऐसे हो गया और ऐसे ऐसे चोरी हो गई, और वो सुनार समझ जाता है कि जरूर जानी चोर ही आया था रात को और वो ही चोरी करके ले गया। ऐसा सुनकर परेशान होकर सुनार बेचारा वापिस दरबार जाता है और बादशाह को खबर करता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मेरे घर पे जाने चोर ने चोरी कर ली। आप अपने घोड़े की निगरानी को और बढ़ा दीजिए, नहीं तो आपका जो काबुल का घोड़ा है वह भी बहुत जल्द चोरी होने वाला है, क्योंकि जानी राम बहुत ही शातिर चोर है। तो जानकर दोस्तों राजा जो था वो थोड़ा चिंतित होता है, वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि यह चोर तो बहुत शातिर है। तो अगले दिन वह सुबह सुबह एक घोषणा करता है पूरे इलाके में, कि वो कहता है कि वो उस व्यक्ति को 1000 रुपये देगा जो उसके घोड़े की हिफाजत करेगा और रात को निगरानी रखेगा। तो अब की बार वो इतना वो करेज नहीं था लोगों में कि भाई हम पैसे के बदले उस घोड़े की निगरानी करें, क्योंकि लोगों को ये एहसास हो चुका था कि अगर सुनार के घर में रात को चोरी हो सकती है पीछे से, तो हमारे क्यों नहीं हो सकती। फिर भी शहर का एक कोतूहल था, वो उससे रहा नहीं गया और वो राजा के पास आता है और वो कहता है कि बादशाह जी, मैं आपके घोड़े की हिफाजत करूँगा और आप बदले मुझे 1000 रुपये इनाम में दीजिएगा। तो वो राजा या जो बादशाह था वो कहता है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको इनाम में 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो
यह सब होने के बाद वो जो शहर का कोतूहल था वो रात को पहुंचता है और अपने घोड़े के साथ वो राजा के दरबार के बाहर खड़ा हो जाता है और उसकी हिफाजत करता है। जो घोड़ा बादशाह ने काबुल से मंगवाया था। इधर जानी चोर एक चाल चलता है और वो एक नई नवेली दुल्हन के कपड़े पहनकर बड़ा ही बन ठन कर रात को वहां से निकलता है, जहाँ पे शहर का कोतूहल अपनी ड्यूटी कर रहा था अपने घोड़े के साथ। और वो जब देखता है कि एक नई नवेली दुल्हन इतनी रात को रास्ते से, सुनसान रास्ते से होकर जा रही कहीं पे, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। और वो उस नई नवेली दुल्हन को रोकता है, जो कि एक्चुअल में जानी चोर ही था। और वो कोतूहल कहता है कि आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? इतनी रात को इधर उधर भटकना और कहीं जाना ठीक नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों वो औरत ये कहती है कि मेरे को आस पड़ोस में यहीं पे काम है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, और बाद में मेरे को बादशाह के यहाँ भी जाना है और बादशाह की आरती भी करनी है। तो वो कुतूहल थोड़ा मोहित होता है उससे और वो थोड़ा पिघलने लगता है और वो कहता है कि बादशाह तो खुद आपकी आरती करना चाहते हैं, आप पड़ोस में बाद में जाइए, चलो पहले आप यहाँ पे बादशाह के यहाँ पे चलिए। तो बादशाह के जब दरबार में घुसते ही एक मंदिर होता है, वहाँ पे वो औरत कहती है, जो कि जानी चोर था, वो कहती है कि पहले यहाँ पे आरती करेंगे और फिर बादशाह की आरती उतारने चलेंगे। तो वो कहता है ठीक है, कोतूहल मान जाता है। तो कोतूहल अपने घोड़े को तो बाहर ही छोड़ आया था दरबार के, और अंदर उसके हाथ में थी हथकड़ियाँ दो और बेड़िया, जिससे वो जानी चोर को पकड़ना चाहता था। तो वो औरत उस कोतूहल से पूछती है कि आप ये क्या लेके आए हो मंदिर में इतनी रात को? तो कोतूहल कहता है कि ये बस कुछ है, कुछ सोने की चीजें हैं, ये हर कोई नहीं पहनता और ये किसी खास व्यक्ति को ही पहनाई जाती है, जो कि एक्चुअल में हथकड़ी थी। और वो औरत कहती है कि नहीं नहीं जी, मेरे को तो ये पहननी है, अभी ही पहननी है, ये चाहे कितने ही महंगे गहने हो या फिर कुछ भी हो, ये मेरे को तो पहनने हैं। वो औरत एक्चुअल में घूंघट में थी, इसलिए वो व्यक्ति जो कोतूहल था वो उसको पहचान नहीं पा रहा था। तो कोतूहल मान जाता है कि चलो भाई ठीक है, आप पहन के दे। तो वो औरत उस कोतूहल को कहती है कि जी पहले आप ये पहनकर मुझे दिखाएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि कैसे पहनना इन चीज़ों को। तो कोतूहल कहता है ठीक है, आप ये मेरे हाथों में डालो और जो जैसे जैसे मैं कहता जाऊँ वैसे वैसे करते जाऊँ। तो औरत जो थी वो कर देती है, जैसे जैसे वो बताता जाता है कि हथकड़ी कैसे पहननी है, ऐसे ऐसे वो टाई करता है उसको। और जो औरत, जो कि एक्चुअल में जानी चोर था, वो उसके ऐसे ऐसे करता जाता है और फाइनली उस कोतवाल को हथकड़ी पहना के उसे लॉक कर देता है। और वो औरत एकदम अपना रूप दिखाती है और जानी चोर कहता है कि ये तो जानी चोर था, कर लो क्या करोगे। तो फिर जानी चोर वहाँ से निकल जाता है और उसका जो घोड़ा था वो ले जाता है बदले में, और उसको वैसे ही वहीं पे छोड़ देती है कोतवाल को। सुबह बादशाह आके देखता है कि कोतवाल का घोड़ा तो था गायब और कोतवाल के हाथों में थी हथकड़ी और वो बेचारा रो रहा था बैठा बैठा। फिर बादशाह उससे पूछता है कोतवाल से कि ऐसे क्या हुआ, रात को कि तुम ऐसे बैठे हो, ये हालत हो रखी है तुम्हारी। तो कोतवाल बताता है कि जी रात को ऐसे ऐसे हुआ और वो एक्चुअल में जाने चोर था और मेरा घोड़ा भी ले गया और मुझे बंदी बना के यहाँ पे छोड़ गया। यह सब जानकर बादशाह बेचारा बहुत चिंतित हो गया और वो इस बार घोषणा करता है कि वो अब की बार वो 2000 रुपये देगा, जो भी
उसके घोड़े की हिफाजत करेगा और उसके घोड़े की निगरानी करेगा और उसको मतलब महफूज रखेगा अच्छी तरह से। पर उस इलाके में कोई भी हाँ नहीं भरता है उस राशि पे और सब इनकार कर देते हैं। आखिर थका बेचारा राजा और जो बादशाह था वही ये सोचता है कि मैं ही अपने घोड़े की हिफाजत करूंगा रात को जग कर। ये कांडो कान बातें पहुंचती हैं जानी राम के पास। तो जानी राम सोचता है कि अब की बार कैसे क्या करूँगा मैं। तो वो सब जानकर एक प्लान बनाता है और वो रेडी हो जाता है इस घोड़े को फाइनली चुराने के लिए, जो कि काबुल से लाया गया था। तो दिन छपता है, रात होती है और रात को काबुल के घोड़े के आसपास राजा घूमता हुआ रहता है, कभी बैठ जाता है कभी, मतलब वो एक चौकस निगरानी बनाया हुआ था अपने घोड़े के ऊपर कि कहीं जानी राम आए और इसको चोर के न ले जाए। तो ऐसे करते करते वो राजा बेचारा थक सा गया और वो सोचा कि चलो घोड़े पे निकल कर मैं रात को अपने शहर की यात्रा करता हूँ, अपने शहर को घूम के आता हूँ। तो वो जैसे ही निकलता है अपने दरबार से कुछ दूरी में चलते ही वो देखता है एक बूढ़ी औरत बैठी थी और रात को चक्की चला रही थी वो और गेहूं पीस रही थी। वो थोड़ा चिंता में पड़ गया बादशाह कि ऐसे कैसे ये बूढ़ी अम्मा रात को ऐसे दुखी हो रखी है और रात को ये अनाज पीसती है और क्या है मतलब ये। तो बूढ़ी अम्मा के पास बादशाह जाता है और उससे पूछता है कि अम्मा ऐसे कैसे तुम रात को जगती हो और ऐसे गेहूं और अनाज पीसती हो लोगों के लिए। बूढ़ी अम्मा बोलती है बेटा मैं तो बूढ़ी बेचारी और दिन में अनाज पीसूं तो लोग कहते हैं पागल पागल दिन में पीस रही है, लोग मेरे को पीसने नहीं देते अनाज को। और अभी रात को एक आदमी आया था मेरे पास और मुझे कुछ अनाज तोल के दे गया और बस वही पीस रही हूँ बेटा। तो राजा पूछता है कि कौन था अम्मा वो इंसान जो इतनी रात को ये पीसना दे गया है। तो अम्मा कहती है कि एक जानी नाम का कोई शख्स था, वो आया था कुछ देर पहले और मेरे पास ये अनाज की बोरी रख के चला गया, तो मुझे अब बस पीसना है। वो राजा थोड़ा हाँ एक्टिव हो जाता है, वो कहता है कि अच्छा जानी यहाँ पे आया था। तो वो पूछ कहता है अम्मा को कि अम्मा बस आप मेरे को ये बता सकती हो कि वो अब वापिस कितनी देर में आएगा अपना पिसा हुआ अनाज लेने के लिए। तो अम्मा कहती है बस बेटा आता ही होगा 5-10 मिनट में। तो राजा खुश होता है और सोचता है कि ये एक अच्छा मौका होगा जानी राम को पकड़ने के लिए, उस जानी चोर को सबक सिखाने के लिए ये एक अच्छा मौका है। तो राजा दिमाग लगाता है और बूढ़ी अम्मा को कहता है कि अम्मा आप मेरे कपड़े पहन लो और मैं आपके कपड़े पहनूंगा, ताकि वो जानी चोर जब आए तो मैं बुढ़िया के भेष में उसे पकड़ लूँ, क्योंकि उसने कई लोगों का नुकसान कर दिया है और वो चोरी करता है। बूढ़ी अम्मा मान जाती है कि बेटा ठीक है, चलो अगर ऐसा है तो जरूर मैं तुम्हारी सहायता करूँगी जानी राम को पकड़ने के लिए। तो फाइनली ऐसा करते ही बूढ़ी अम्मा जो एक्चुअल में जानी चोर था वो बन जाता है राजा, क्योंकि उसने राजा के कपड़े पहन लिए थे, और जो राजा था वो बूढ़ी अम्मा के कपड़े पहनकर बूढ़िया बन के रोड पे बैठ जाता है, अनाज पीसने लगता है। और अब बारी थी जानी चोर की। जानी चोर उस घोड़े पे बैठता है, उस घोड़े को दौड़ाता है और चलता बनता है और दूर से एक आवाज लगाता है कि राजा जी आप बेवकूफ बना दिए गए हो, मैं ही जानी चोर हूँ और आपका काबुल का घोड़ा अब मेरे पास है। वो राजा बेचारा रोता रहता है सुबह तक और उसे समझ नहीं आता है कि कैसे क्या हो गया उसके साथ। अब जानी चोर काबुल का घोड़ा लेकर पहुंचता है अपने पिताजी के पास और पिताजी हैरान थे और अंदर से थोड़े खुश हुए और बोले कि शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत शातिर हो, तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम बहुत ही ठीक इंसान हो। अब तुम्हें मेरी एक बात ध्यान से सुननी है।
तो जानीराम बोलता है, जी पिताजी बिल्कुल बोलो, तुम एक अच्छे चोर हो, तुम्हारे पास अच्छा दिमाग है, सब बढ़िया है, ठीक है, तुम चोरी कर सकते हो और बहुत अच्छे लेवल की चोरी भी कर सकते हो। पर अब तुम्हें मेरा एक कहना मानना है कि कभी भी तुम किसी गरीब के घर, किसी ईमानदारी व्यक्ति से कमाए हुए धन की चोरी नहीं करोगे। तुम चोरी केवल उन लोगों के घर पे करना जो करप्ट है, जो मतलब बेईमान है, और जिन्होंने पैसा मेहनत से नहीं बल्कि छल करके कमाया हुआ है। और ये सब सुनकर जानी चोर खुश होता है और पिता की आज्ञा मानता है। और फाइनली उसके पिताजी अब कहते हैं जानीराम को कि जानीराम, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई और अब ये घोड़ा तुम वापस दिल्ली जाकर वहाँ के बादशाह को लौटा दो। कहानी समाप्त होती है दोस्तों यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर।